आप डरे मत, बहुत अच्छी टाई बांधती हूँ मैं। मेरा भाई तो मुझसे ही टाई बंधवाता था। हनी कहता है मेरी आपी जैसी टाई तो कोई बांध ही नहीं सकता। वो उसे खामोशी से देकर अपनी तारीफ खुद ही फखर से पेश करने लगी थी। ओके बांध दो, लेकिन जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। वो उसे देखता हुआ संजीदगी से बोला। बस फिक्र ही ना करें, 1 मिनट में बांध दूंगी। वो बख्त के गले में टाई डालती हुई बोली। अजलान बख्त ने बहुत करीब से उसके नकूश देखे थे, जिनमें अजीब सी मुलायमत थी। घुंघरियाले बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे। सुर्ख सूट ऊपर भारी काली शॉल कंधों पर रखे हुए थी। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सी होती थी। जरगून, आज तैयार रहना, हमने आज कहीं जाना है। उसका चेहरा देखता हुआ बोला। किस जगह? वो इश्तियाक से उसे देखती हुई बोली। जब जाओगी तो पता चल जाएगा, वो उससे कहता हुआ चला गया। वो कंधे उचकाती हुई बेड पर छलांग से अंदाज में चढ़ी। उफ, कितना मिस किया ना मैंने अपने बेड को। वो बेड पर लेटती हुई मुस्कुरा कर बोली, फिर ठटकी। अपना बेड? वो एकदम उठकर बैठती हुई बड़बड़ाई थी, जबकि चेहरे पर नासमझी वाली मुस्कुराहट थी। भाई? अजलान गाड़ी में बैठ रहा था जब हन्नान की पुकार पर वो रुकता हुआ उसकी तरफ पलटा। क्या बात है हन्नान, तुम परेशान नजर आ रहे हो। भाई आपसे एक बात शेयर करनी थी। वो सर झुकाकर बोला। रिलैक्स होकर कहो भाई, वो अहली पाकिस्तान आ चुका है और मुझे लगता है वो आप ही को तंग करने की भरपूर कोशिश करेगा। प्लीज आप ही को अकेला मत छोड़िएगा। हनान गहरी सांस लेता हुआ बोला। डोंट वरी हनान, जरगून मेरी बीवी है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। जाओ शाबाश, यूं नहीं जाओ, पहले ही तुम्हारी पढ़ाई का बहुत खर्च हो चुका है। अजलान उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ मोहब्बत से बोला। हनान एकदम से अजलान के गले लगा था। बेटा क्या हुआ? अजलान ने परेशानी से पूछा। भाई रात को आपी के हवाले से अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं। मैं जब भी अपनी आपी के हवाले से कोई ख्वाब देखता हूँ वो सच हो जाता है। आप प्लीज मेरी आपी को हर मुसीबत और मुश्किलात से दूर रखना। मैं उनकी आंख में एक आंसू भी देख लूं तो दिल सलामत नहीं रहता। भाई आपी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, आप प्लीज कुछ करें। हनान आंखों में नमी लिए भराए हुए लहजे में रुक रुक कर बोला। बच्चे बहादुर बनो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम अगर ऐसा करोगे तो चाचू को कौन हौसला देगा? हाँ मैं हूं ना, बेफिक्र रहो और यूं नहीं जाओ। जरगून की फिक्र मत करो। अजलान हनी का चेहरा हाथों में लेता हुआ बोला। हनान अजलान का हाथ होंठों से लगाकर मुस्कुराया, फिर पलटकर अपनी बाइक की तरफ चला गया। अजलान वक्त गहरी सांस लेता ऊपर बालकनी की तरफ देखने लगा, जहां खड़ी जरगून उलझी हुई नजरों से उन्हें देख रही थी। उसने बख्त के देखने पर हाथ से इशारा किया कि अभी तक गए क्यों नहीं। वो उसे देखता हुआ पलटकर गाड़ी में बैठता हुआ चला गया। किसी बात का जवाब देना तो इन पर जैसे फर्ज ही नहीं है। वो गुस्से से बोली। अस्सलाम वालेकुम बड़े चाचू एंड बड़ी चाची। वो खाकान साहब और रायना बेगम की तरफ आती हुई मुस्कुराकर बोली। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। खाकान साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या तुम्हारी शादी हुई है अजलान बख्श से? रायना बेगम ने नखुवत से पूछा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही हूँ डॉक्टर जरगून अजलान बख्श लाशारी। वो पहली बार फखर से बोली थी। तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला था जो तुम्हें 2 शादीशुदा और एक बेटी के बाप से ब्याह दिया है? हैरत है भाई। रायना बेगम फिर से नखुवत से बोली कि अजलान बख्श से तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर था, फिर उसकी बीवी से वो कैसे मुस्कुराकर बात कर सकती थी? रायना बेगम खाकान साहब के तंबीह लहजे पर वो ऊह करती रह गई। नहीं, रिश्ते तो बहुत थे चाची, लेकिन मेरे नसीब में वही थे। और मेरे पापा और आगा जी कहते हैं अजलान तो अजल से तुम्हारा ही नसीब था, तो फिर वो कैसे किसी और का हो सकता है? और जरिश को करीब आता देखकर गर्दन अकड़ाकर बोली। लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना उसे आता था। जरिश उनके करीब आती वहीं रुक गई थी। सॉरी आंटी, मजीद कंपनी नहीं दे सकूंगी आपको, मुझे हॉस्पिटल जाना है और छुट्टियां नहीं कर सकती, सो अल्लाह हाफिज, गुड बाय। उनको खुश अखलाकी से कहती हुई वो जरिश को 100 वाट की मुस्कुराहट पास करती अपनी गाड़ी के करीब भाग गई। जरिश ने होंठ भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। उफ, मैंने कितना घाटे का सौदा कर लिया है। जरिश नारसाई के दुख में मुब्तला होती हुई दिल में सोच कर रह गई। क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? बख्त में क्या कमी है? तुम ना अपनी जुबान को लगाम दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। खाकान साहब गुस्से से बोले। बड़ी मोहब्बत जाग रही है बेटे के लिए, मत भूलें वो आपकी दगाबाज बीवी का बेटा है, इसमें कहां से वफा आएगी?
जिसकी माँ में ही नहीं थी। रायना बेगम हमेशा की तरह उनके दिल में वक्त के लिए मोहब्बत जागता देखकर फिर से उन्हें भूली बसरी बातें याद दिलाने लगी थीं। हॉस्पिटल के लिए निकल गई है ज़रगून आज़म। बालकनी में खड़े लड़के ने किसी को फोन में बताया था। गुड जॉब, एली ने कहते ही फोन बंद कर दिया। मुझे आपके साथ रहना है, मैं नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता इन लोगों में। मैं आपके साथ ज़रगून हिना के साथ रहना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फातिमा, वो उसके सामने बैठा उसे बेबसी से पुकार गया। भाई, आपने मेरी जिम्मेदारी क्यों ली थी जब उठा नहीं सकते थे? क्यों ले आए मुझे इस दोजख से, वहीं सड़ने देते। अम्मी कहा करती थी, फातिमा परेशान मत हुआ करो, तुम्हारा एक बहुत प्यारा भाई है जो अब हमारे साथ नहीं, लेकिन तुम एक दिन उसके साथ रहोगी, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बिना देखे आपसे शिद्दत और अकीदत वाली मोहब्बत कर बैठी थी कि जिन बहनों के भाई नहीं होते वो कोई उन बहनों से पूछे वो कैसे जिंदगी गुजारती हैं। लेकिन मेरा तो भाई है, मैं अपने भाई के बगैर इतना अरसा दूर रही हूँ। भाई, अब और नहीं रहना चाहती, वो कहते हुए रोए जा रही थी। हिचकियों से रोती वो अजलान वक्त का सीना चीर गई थी। उसे कल रात से बुखार था, अब्दुल्ला ने उसे बताया था और वो सुबह ही उसके सामने था। फातिमा, क्या यहाँ आपको कोई तकलीफ है या परेशानी? आप मुझे बताएं। वो उसका हाथ थामता हुआ धीमे लहजे में बोला। आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। यहाँ आप नहीं हैं, मैं ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहूंगी। भाई, आपसे दूरी मुझे मार देगी, मैं नहीं रह सकती आपसे दूर। आप मुझे अपने घर ले जाएं, मैं हर एक की नफरत सह लूंगी। आपका चेहरा देखकर मैं हर तकलीफ सह सकती हूँ। मुझे अब आपके पास रहना है। भाई, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, आपके कपड़े प्रेस करना चाहती हूँ, आपके कंधे पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। भाई प्लीज, आपकी बहन को आपकी दूरी मार देगी। मैं खुद के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन अपने भाई के बगैर नहीं। वो उसके सीने पर सर रखती हिचकियों से रोती हुई बोल रही थी, जिससे कह रही थी काश वो उसका लहू लहान दिल देख सकती। वो पत्थर का तो नहीं था, उसे भी लोगों के रोए दुख देते थे। अपनी बहन की तकलीफ उस पर असरअंदाज होती थी, लेकिन उस घर के लोग कैसे फातिमा को वहां एक्सेप्ट कर सकते थे? कैसे? फातिमा, वो धीमे लहजे से बोला। जवाबन फातिमा के सांवले चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। जब वो फातिमा कहता था तो फातिमा को सारी दुनिया भूल जाती थी। भाई, वो रोती आंखों से बोली, वहां के लोग आपको हर्ट करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, वो आपके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा वो आपके वजूद को नापसंदीदा नजरों से देखें? वो धीमे से बोला, आपके लिए किसी की भी नफरत सह सकती है ये फातिमा। फातिमा धीमे से बोली। वो उसके चेहरे को देखता रहा। वो कितनी कमजोर हो चुकी थी ये वो अब देख रहा था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पिपड़ी जदा होंठ, वो शक्ल से बरसों की बीमार दिखती थी। जब मेरे अब्बू फौत हो गए थे तो चाची लोगों ने जिंदगी बड़ी तंग कर दी थी हम माँ बेटी पर। मैं बहुत छोटी थी भाई, लेकिन मैंने बहुत छोटी उम्र में ही लोगों की मार खाना शुरू कर दी। कोई काली कहता तो कोई डायन कहता। मेरी अम्मी से सारा दिन काम लिए जाते, उनको गालियां दी जाती, उन्हें मारा जाता कि मेरी अम्मी ने एक गलत कदम उठाया था। मैं अम्मी से शिकायत करती, अम्मी ना मेरा भाई है ना मेरे अब्बू साथ हैं। मैं रो देती। फिर एक दिन अम्मी ने कहा, फातिमा का एक बहुत बड़ा भाई है अजलान बख्त। अम्मी आपका जिक्र बहुत मोहब्बत से करती, आपकी बातें करती रहती, जिससे मुझे भी आपसे नसीहत हो गई। मैं दरवाजे पर बैठकर घंटों आपकी राह तका करती कि एक दिन मेरा भाई आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा, लेकिन आप ना आते। फिर आप मुझे इतनी दुआओं से मिले तो मुझे खुद से दूर कर दिया। वो स्पॉट अंदाज में बोले जा रही थी, जिस पर बख्त एकदम से खड़ा होता हुआ उसके कमरे से तेज कदमों से निकल गया। गाड़ी के नजदीक आता वो गहरी गहरी सांसें लेता सीने को मसलने लगा था। चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे। जेब से कांपते हाथों से गोली निकालकर वो अपनी जुबान पर रख गया। खुद को नॉर्मल करता हुआ वो वहां से निकल गया था। ज़रगून ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी थी। उसकी ड्यूटी आज बच्चों के वार्ड पर थी। व्हाइट कोट गले में स्टेथोस्कोप डाले, घुंघराले बालों की ऊंची पौनी किए वो बहुत दिल जमी से अपना फरीजा सरंजाम दे रही थी। होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान थी। बच्चे तो उसे वैसे भी बहुत पसंद थे। डॉक्टर ज़रगून, आपका फोन बज रहा है।
डॉक्टर अदीना ने उसकी तवज्जो उसके फोन पर दिलाई थी। वो सर पर हाथ मारती हुई फोन के करीब दौड़ी। ऊपर बड़े मियाँ कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो थूक निकलती हुई फोन ऑन करती कान से लगा गई। किससे पूछकर हॉस्पिटल आई थी? वो गुस्से से बोला, आगा जी से, और आपसे भी एक बार पूछा था तो आपने कहा था चली जाना। वो इर्द गिर्द देखती हुई बोली, वो तब की बात थी, आज पूछा? वो सर्द लहजे में बोला। वो शायद गाड़ी में था। आसपास उसे गाड़ियों के हॉर्न वगैरह सुनाई दे रहे थे। तो क्या मैं रोज रोज पूछती फिरूं? कल को हिसाब तो अल्लाह डॉक्टर जरगून से ही लेगा ना। वो कहेगा, जरगून तुम डॉक्टर थी, क्या आपने फराइज अदा किया? तो मैं क्या कहूंगी? वैसे भी मेरा ख्वाब है मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। लोग कहें हमने तो डॉक्टर जरगून से ही इलाज करवाना है। ये दिन भी तो आएगा कभी। वो मसनूई हसरत से बोली, शट अप जरगून, कम बोला करो। 2 गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे, ओके? और उनकी बात तुम्हें माननी होगी। दूसरी बात, कोई भी गैर मामूली बात हो तुमने मुझे फौरन फोन कर देना है। वो संजीदगी से बोला, क्या मैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर खड़ी हूँ जो मेरे लिए इतने परेशान है? खैरियत तो है ना? वो मुस्कुराते लहजे में शरारत से बोली। बख्त ने जवाबन सर झटकते हुए फोन ही बंद कर दिया था। उसने अभी एक मीटिंग भी अटेंड करनी थी। उस लड़की से मजीद बात करता तो उसने दिमाग खाली कर देना था। बिना जवाब दिए ही फोन बंद कर दिया। एक तो मुझे कोई सीरियस लेता ही नहीं। वो गुस्से से नाक चढ़ाकर बोली। वो चौंकी। शहबाज राइस जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल दाखिल हो रहा था। साथ एक आदमी था। वो दूसरे वार्ड में चले गए थे। वो सर झटकती हुई अपनी ड्यूटी देने चली गई। 15 मिनट बाद शहबाज राइस उसे सामने से आता दिखाई दिया। उफ, ये कहां से सामने आ गया? वो बड़बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, शहबाज राइस ने पुरखलूज लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम। वो गहरी सांस लेती हुई बोली, आप भी यहाँ ड्यूटी देती हैं? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। वो बात से बात निकाल रहा था। क्यों, मैं तुम्हारे मामी की बेटी हूँ जो तुम्हारा फ्री इलाज करेगी, जिसकी तुम्हें बहुत खुशी चढ़ी है? वो गुस्से से बोली। वो पहले हैरतज़दा हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। रास्ता तो दे मिस्टर। वो उसे हनूज रास्ते के बीच खड़ा देखकर तन से बोली। शहबाज राइस ने मुस्कुरा कर उसे गुजरने का रास्ता दिया। उफ, कैसे कैसे मेंटल लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। वो बड़बड़ाती हुई दूसरे कॉरिडोर की तरफ चली गई थी। शहबाज मुस्कुरा कर उसकी पुश्त देखता हुआ चला गया। गाड़ी के करीब आती वो चौंकी थी। गाड़ी में बख्त था जो उसे लेने आया था। हाय मैं मर जावा, आज तो मुझना चीज को लेने बड़े बड़े आदमी आए हैं। वो उसके साथ बैठती हुई मुस्कुराते लहजे में बोली। वो जवाबन उसे देखता हुआ फिर से बाहर के मुनाजर देखने लगा। उसके गले में वही टाई देखती वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। क्यों देख रही हो? वो संजीदगी से बोला। मैं तो नहीं देख रही थी, मैं तो टाइम देख रही थी। वो शर्मिंदगी से बोली। टाइम मेरे कलाई में बांधी वॉच पर दर्ज है, ना कि मेरे चेहरे पर। वो फिर से संजीदगी से बोला। बंदे की बेइज्जती करके रख देते हैं ये। वो खफगी से बड़बड़ाई थी। ये रास्ता हमारे घर की तरफ तो नहीं जाता। वो हैरत से बोली। वो जवाबन चुप रहा। गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप मुझे यहाँ डॉक्टर लगवाना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं, मैं वहीं खुश हूँ। वो खफगी से बोली। जरगून चलो। वो उसका हाथ थामता हुआ उसे लिफ्ट की तरफ लेकर बढ़ा था। जरगून मुंह बसोरे उसके साथ चलती रही थी। वो चौंकी सामने बोर्ड पर लिखे नाम को देखकर। साइकेट्रिस्ट के पास क्यों आए हैं हम? आप ठीक तो हैं? वो हैरत से बोली। हाँ। वो उसकी कलाई थाम कर अंदर लाता हुआ बोला। हेलो डॉक्टर आयशा। वो अंदर आता हुआ बोला। ओह हेलो मिस्टर अजलान बख्त, प्लीज कम अ सीट। डॉक्टर आयशा चेयर से खड़ी होती हुई बोली। बख्त मुस्कुरा कर आगे आया। पहले जरगून को चेयर पर बिठाया, फिर खुद बैठा। क्या लेंगे आप लोग? डॉक्टर आयशा ने उनसे मुस्कुरा कर पूछा। नथिंग एल्स डॉक्टर। वो जरगून को देखता हुआ बोला, जिसके चेहरे पर हैरत थी। जी तो कौन है पेशेंट? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरी मिसेस जरगून बख्त। वो गहरा सांस लेता हुआ बोला। जरगून ने आंखें फाड़े उसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? जरगून ने हैरत से निकलते हुए बमुश्किल पूछा। जरगून मेरी बात तहम्मुल से सुनो। वो उसे धीमे लहजे में बोला। क्या सुनूं? हाँ, आप मुझे पागल समझते हैं? मैं कोई पागल हूँ जो आप मुझे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले आए हैं? वो चेयर से खड़ी होती हुई चीख कर बोली। मिसेस बख्त, नफ्सियाती डॉक्टर के पास पागल लोग नहीं आते। जरूरी नहीं आप पागल हों, फिर ही आप एक साइकेट्रिस्ट के पास आए। डॉक्टर आयशा ने उसे समझाना चाहा।
वो उसे गुस्से से घूरती एकदम से पलटकर बाहर निकलने लगी थी जब वक्त ने सुर्रत से उसकी कलाई हाथ में लेकर उसे रोका। ज़रगून, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो यार, मैं तुम्हें कोई पागल नहीं समझता। मैं चाहता हूं तुम नॉर्मल जिंदगी गुजारो। तो आपके ख्याल में मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही? वो उसकी बात बीच में ही काटकर सदमे से बोली। उफ ज़रगून, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो जिच हुआ था। आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर होगा, वो इंतहाई सदमे से बोली। मैं चाहता हूं ज़रगून आजम, ख्वाबों में डरना छोड़ दे, वो नींद में चिल्लाना छोड़ दे, वो मसनूई कहकहे ना लगाए, वो रियल हंसे। ज़रगून, तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो माजी हायल है, मैं उससे तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहता हूं। मेरी बात मानो, मेरे लिए नहीं तो हनी अंकल के लिए 1 हफ्ते का कोर्स कर लो। वो उसे कंधों से थामता बहुत नॉर्मल लहजे में बोला। वो आंखों में नमी लिए उसे देखती रही। मैं चाहता हूं तुम नाइट मेयर देखना छोड़ दो। वो फिर से संजीदगी से बोला। मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है, वो गुस्से से बोली। ज़रगून, वो तंबीह लहजे में बोला था, जिस पर वो सर झटकती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। ज़रगून, वो उसे सीने से लगाता हुआ धीमे लहजे में बोला। वो बरसती आंखों से उसके सीने में सर दिए रो दी थी। साइकेट्रिस्ट के पास पागल नहीं आते। ज़रगून, मैं चाहता हूं तुम नॉर्मल जिंदगी गुजारो। वो उसका सर थपकता हुआ धीमे से बोला। वो सर उसके सीने से उठाती हुई उसे देखे गई। वो मेरे बाल काट देगा, वो खोए खोए लहजे में बोली। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे बालों को छूना तो दूर देख नहीं सकता, वो उसका सर थपकता हुआ धीमे से बोला। वो थप्पड़ मारेगा मेरे होंठों और मुंह पर, वो फिर से डरे हुए लहजे में बोली। कोई नहीं छू सकता तुम्हें। वो उसे चेयर पर बिठाता हुआ होंठ भींच कर बोला। आप प्लीज बाहर चले जाएं, मुझे इनसे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। डॉक्टर आयशा ने माजत खा नजरों से बख्त को देखते हुए कहा। वो सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। आपको नाइटमेयर कब से आना शुरू हुए हैं? डॉक्टर ने उससे नरम लहजे में पूछा। 2 साल होने वाले हैं। वो शीशे के डोर से बाहर खड़े बख्त को देखते हुए बोली, जो बाहर खड़ा उसे ही देख रहा था। डॉक्टर ने सर असबात में हिलाया और उससे कोई न कोई सवाल करती रही। आप अपने शौहर को अंदर भेज दें, डॉक्टर आयशा ने संजीदगी से कहा। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। ये मेडिसिन आप 2 दिन तक उन्हें यूज कराएं। अगर इससे इनको कोई फाका ना हुआ तो आप परसों फिर इन्हें ले आइएगा। डॉक्टर आयशा एक पर्ची बख्त की तरफ बढ़ाती हुई बोली। वो संजीदगी से सर हिलाता हुआ पर्ची पकड़ता बाहर निकल गया। गाड़ी में खामोशी थी, जैसे ज़रगून गाड़ी में हो ही ना। उसकी खामोशी बख्त को बहुत चुभी थी। ज़रगून, तुम ठीक हो? वो उसका हाथ थामता हुआ बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो खफगी से बोली। ड्राइवर, 5 स्टार होटल की तरफ गाड़ी मोड़ दो। वो वॉच पर टाइम देखता हुआ संजीदगी से बोला। ज़रगून ने अब की दफा उसे देखा था। गाड़ी होटल की पार्किंग में रुकी थी, वो उसे होटल ले आया था। ज़रगून, अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर करो। वो वेटर को सर पर खड़ा देखकर ज़रगून से बोला, जो कुछ भी नहीं बोली थी। ज़रगून, तुम मुझसे नाराज हो? वो उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। मैं पागल तो नहीं हूं। वो उसे अपनी सफाई पेश कर रही थी और मैं कभी पागल खाने में नहीं गई। वो कहीं और देखती हुई बोली। बख्त का दिल कट कर रह गया था। आई नो ज़रगून, अब ऑर्डर करो मीट की डिशेस। वो फिर से बोला। ज़रगून के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। चिकन बोटी, बीफ बिरयानी, रशियन सैलड, शामी कबाब और वो ये सब ऑर्डर करती। कुछ और भी ऑर्डर करने के लिए सोचने लगी थी। अच्छा ठीक है, बस यही ले आओ। वो इर्द गिर्द देखती हुई नाक चढ़ाकर बोली। बख्त उसके चेहरे को देखता रहा, जो अब नॉर्मल हो चुका था। वो खाना खाती फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। वो कोई अनोखी लड़की थी जो पल में तोला और पल में माशा होती थी। ये लड़की अगर खामोश रहे तो दुनिया खामोश सी लगती है। उसे देखता हुआ दिल में बोला था। बख्त, फातिमा की तबीयत बहुत खराब है यार, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। वो अभी घर आकर बैठा ही था जब अब्दुल्ला की फोन कॉल ने उसका दिल दहला दिया था। वो उजलत में फोन वहीं फेंकता हुआ बाहर भागा था। ज़रगून ने हैरत से पहली बार उसे भागते हुए देखा था। केला खाती ज़रगून भी उसके पीछे भागी थी जब वो गाड़ी उजलत में स्टार्ट करता हुआ निकल गया था।